हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो आज आप सभी को 26 जनवरी की ढेरों शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस आज के दिन हम लोग मना रहे हैं और हमारे लिए तो 26 जनवरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट 17 और 18 फरवरी है। आप जानते हो आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। आपकी जो अगली 26 जनवरी होगी वो वर्दी में होगी। हो सकता है आप कहीं परेड में भी शामिल हो। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी इच्छा है और इसी के लिए आप लोगों की डेली मेहनत चल रही है। पिछले 2 दिन से मैं छुट्टी पे था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था और इतने इक्विपमेंट्स हमारे पास अभी है नहीं कि हम बाहर भी जाए तो वहाँ से आपको क्लास दे दे, क्योंकि फीस ही कम जमा कराओ आप लोग, है ना। तो आएगा टाइम कि आप लोगों को हर वक्त क्लास मिलेगी। अभी जो शुरुआत है, हमारी जो क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेट मैराथन में, मैराथन क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेट में। इंडियन हिस्ट्री पे हम लोग आ गए हैं और इसमें चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगली हमारी जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि देखो ये जो एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही कम समय हमें मिला है। एग्ज़ाम डेट 17-18 फरवरी दे दी, बहुत ही कम टाइम दिया तैयारी करने के लिए। तो मेन प्लानिंग ये थी कि कम समय में सारा सिलेबस कैसे पूरा करना है और अपनी तैयारी को मजबूत कैसे करना है। तो इसके लिए समय समय पर स्ट्रैटेजी का होना और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारे ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम इतने कम समय में सिलेबस कैसे पूरा कराए, और ना सिर्फ पूरा कराए बल्कि रिवीजन और जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कैसे आपको दे। तो उसके लिए हमने ये जो मैराथन क्लास लगाई थी, ये मैराथन क्लास आपकी इसलिए लगाई गई थी ताकि आपकी प्रैक्टिस सेट होती रहे हर सब्जेक्ट की, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट इसमें आपको करा रहे ताकि सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाए सब्जेक्ट वाइज आपके। तो ये जो मैराथन है आपकी 27-28वीं आज मैराथन है, 31 जनवरी तक आपकी ये मैराथन चलेगी। उसके बाद हम इस मैराथन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि 31 जनवरी तक लगभग आपके सभी टॉपिक्स के प्रैक्टिस हो चुके होंगे। यहाँ पर इसमें जीके जीएस और रीजनिंग और हिंदी, जीके जीएस रीजनिंग और हिंदी, ये 3 चीज आपकी चल रही है। और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आपका 7 बजे से चलता है, हिंदी, ठीक है जी, और मैथ्स का चलता है 7 बजे से। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये इसलिए है कि आप क्वेश्चंस को समझ जाओ, क्वेश्चन को देख लो, आइडेंटिफाई कर लो कि जब क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप कैसे आंसर करते हो और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये 31 जनवरी तक चलेगी, तब तक सारा सिलेबस हो जाएगा जो प्रैक्टिस सेट में आता है। 1 फरवरी से ध्यान देंगे, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। अब इसके बाद आपकी जो क्लास चलेगी, ये क्लास चलेगी आपकी रिवीजन। इसमें महा रिवीजन होगा, आपका रिवीजन क्लास चलेगी, ठीक है जी। और जो रिवीजन क्लास चलेगी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की रिवीजन होगी, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होगा इसमें। और इसमें थ्योरी क्लास कराएंगे, थ्योरी। अभी तक क्या था, आपको क्वेश्चंस दे रहे थे ताकि आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना आ जाए, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी थ्योरी हुई है, क्वेश्चंस भी हुए हैं, तो काफ़ी कुछ आपका तैयार हो गया होगा। थ्योरी देंगे, थ्योरी क्लास रिवीजन में, ठीक है। तो आपकी थ्योरी भी हो जाएगी, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है जी, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब एक चीज हमने और ऐड की थी, शुरुआत से कह रहे हैं कि ब्रह्मा सीरीज। ये ब्रह्मा सीरीज हम इसलिए दे रहे कि अगर आपका रिवीजन या फिर थ्योरी में या क्वेश्चंस में कोई चीज अटक जाते हो तो आप इस ब्रह्मा सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको तो जरूर अच्छे से करके चले जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 60% स्कोर बढ़वा देंगे। 60% कंटेंट आपको सीधा सीधा मिलेगा। तो थ्योरी भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए, ब्रह्मा सीरीज भी हो गई। प्रैक्टिस सेट में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी। प्रैक्टिस सेट में आपकी हिस्ट्री चल रही है, जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हर तरीके की जियोग्राफी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है जी। और क्या कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स। और हिस्ट्री के बाद जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, स्टैटिक जीके, ये भी आपको जो है कंप्लीट करा देंगे प्रैक्टिस सेट में। समझ आ गई बात। यूपी जीके और करंट अफेयर, यूपी जीके करंट अफेयर, ये आपको एप्लीकेशन पे मिल रही है। हैंड रिटन नोट्स और ब्रह्मा सीरीज, ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जो जीएस का पोर्शन है, जो मेरे वाला पोर्शन है, वो आपको कंप्लीट हो चुका है। जो अंकुर सर का पोर्शन है रीजनिंग, उसके प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज हो चुके हैं, वो आपको मिक्स प्रैक्टिस करा रहे हैं और 1 फरवरी से रिवीजन मोड में आ जाएंगे, ठीक है। इतना करना है आपको। और एक चीज और करनी है आप लोगों को, 1 फरवरी से अभी तक आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा होगा कि आप कुछ चीजें भूल चुके होंगे, तो आपको अपनी तैयारी को पक्की करनी है। अब 15 दिन का ये जो समय मिला है, इसमें बिल्कुल छोड़ दो आप लोग जो है
किसी से बात करना, इधर उधर जो है ध्यान भटकाना, ये बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, प्रेम प्यार को जिंदगी से बिल्कुल निचोड़ दो। गरुड़ बन जाओ, सांप को दबोचो और मरोड़ के तोड़ दो। ठीक है, तो 1 फरवरी से 15 फरवरी ये बिल्कुल आपका जो है चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह को तोड़ना है आपको, अपनी तैयारी को पक्का करना है। समझ आ गई बात? तो ये थी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई। कम से कम 6-7 घंटे पढ़ाई करो मिनिमम, और विश्वास दिलाता हूं मैं, अगर आपने इतना पढ़ लिया और जितना पढ़ाया गया उसको पक्का कर लिया तो 100% आप सभी लोगों की नौकरी लगेगी। कुछ बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की फाइनल मेरिट आ चुकी है, कुछ बच्चे हैं जिनका रिटर्न पास हुआ लेकिन फिजिकल पास नहीं हुआ, फिजिकल पास हुआ लेकिन मेडिकल पास नहीं हुआ, और मेडिकल पास हुआ तो फाइनल मेरिट में प्रॉब्लम बनी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी आप लोगों के पास में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप नौकरी बिल्कुल पा जाओगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि सबसे फास्ट मोड में ज्वाइनिंग हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी ये ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा सालों का, वरना सालों तक इंतजार करते थे जो है एग्जाम देने के बाद। तो इसका फायदा उठाओ। ठीक, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चल रहा है प्राचीन इतिहास, और इसी बीच मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास की थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड की थी, आपने देख ली होगी। फैक्ट्स आपको याद करने हैं। प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। आपका जो प्राचीन इतिहास था वो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, इसके क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए थे, हड़प्पा सभ्यता के और वैदिक काल के। तो वैदिक काल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज मैं लेकर के आया हूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद, जो 16 महाजनपद हुए वहां से कैसे कैसे सवाल बनते हैं, और इन महाजनपदों पर किन किन वंशों का शासन रहा है, जैसे हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, आप जानते हो इनके सभी में थ्योरी में भी कराऊंगा मैं तुम्हें सारे वंश। ठीक है, ताकि आपकी थ्योरी भी हो जाए, प्रैक्टिस सेट भी हो जाए। ठीक है, शिशुनाग वंश, उसके बाद जो है नंद वंश, फिर मौर्य वंश, गुप्त वंश, गुप्तों के बाद जो वंश आते हैं, जैसे संगम वंश आया, संगम वंश, जिसमें वर्धन वंश भी चला, हर्षवर्धन वगैरह। ठीक, कनिष्क के वंश भी चले, कुषाण वंश भी चला है, कुषाण वंश। ठीक है, सातवाहन वंश भी चला, सातवाहन वंश। ठीक, ये सभी वंशों से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, और एक धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सवाल आपसे प्राचीन इतिहास में पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है जी, उसके बाद सातवाहन वंशों के बाद फिर गुज्जर प्रतिहार, ये जो है कन्नौज पे कब्जा करते हैं, और फिर वहां से मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। तो आज की क्लास में पूरा प्राचीन इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है आपका जो इतिहास का सब्जेक्ट है कि इसमें फैक्ट्स भूल जाते हैं। तो इसमें थ्योरी कम होती है और फैक्ट्स ज्यादा होते हैं, वे फैक्ट्स भूल जाते हैं। एक राजा के फैक्ट दूसरे राजा में चले जाओ तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्लास के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोगों की स्क्रीन पर। सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपको मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता वो तो कांस्य युगीन थी, ब्रोंज कांस्य युगीन सभ्यता थी वो। ठीक, कांसा का यूज ज्यादा करते थे, उससे पहले तांबे का यूज किया था इंसानों ने सबसे पहले। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो लोह युगीन सभ्यता थी, लोहे का प्रयोग हुआ, लोह युगीन सभ्यता। जब लोहे का प्रयोग हुआ तो लोहे के प्रमाण मिले होंगे, तभी तो पता चला है कि लोह युगीन सभ्यता थी। तो कहां से मिले वो प्रमाण? तो ध्यान देंगे, क्या तक्षशिला से मिले, क्या अतरंजी खेड़ा से, क्या कौशाम्बी से, या हस्तिनापुर से? तो इसका जो सही जवाब है वो है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से लोह धातु के प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा कहां पड़ेगा? अतरंजी खेड़ा पड़ता है जी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास, उत्तर प्रदेश के एटा जिला। एटा जिला कहां है ये मैंने आपको मैप के माध्यम से यूपी जीके की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक, ये सारे जिले मैंने तुम्हें याद कराए थे, यूपी जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का एटा जिला, ठीक, अतरंजी खेड़ा। आप जानते हो कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा रहते थे, इसको मध्य देश मानते थे। ठीक, और इस टाइम पर कोई मंदिर या कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, थ्योरी क्लास में ही बताऊंगा मैं तुम्हें ये। इस टाइम पर जो है प्रकृति की पूजा ज्यादा होती थी, प्रकृति की। और किस माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, यज्ञ और हवन के माध्यम से पूजा होती थी। क्लियर होगी बात? बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तभी आपके सवाल याद हो पाएंगे ये।
ठीक है ना, इतिहास में चीजें भूल जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल देखो, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? सबसे पहले वेद की बात हुई, तो वेद कितने हैं जी? वेद टोटल 4 वेद है। पुराण कितने हैं? पुराण 18 पुराण है। पुराण जानते हो क्या होता है? पुराणों के बारे में बताया गया कि जो हमारी सृष्टि है, जैसे 18 पुराण है, हर पुराण में अलग अलग बातों के बारे में बताया गया। जैसे विष्णु पुराण हुआ, उसमें विष्णु के सभी अवतारों के बारे में जिक्र है। मत्स्य पुराण हुआ, उसमें मत्स्य के बारे में जिक्र है। तो पुराणों में बताया गया कि जो सृष्टि है, इसका निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का संहार कैसे होगा, सृष्टि में जीवन कैसे चलता है, मृत्यु लोक क्या है, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, उन सभी के बारे में जिक्र है इन पुराणों में। अलग अलग पुराणों में अलग अलग विषय है, ठीक है जी, अलग अलग विषय। तो वेद 4 है, पुराण 18 है। जैसे वायु पुराण सबसे पुराना ये हो गया आपका, मत्स्य पुराण हो गया सबसे पुराना, ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, इस प्रकार से पुराण है, ठीक। तो वेद 4 है। वेद कौन कौन से है? 4। एक तो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद हो गया ये ऋग्वेद। इसके पढ़ने वाले को होर्त बोलते हैं, होर्त, ध्यान रखना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद है। तो इन वेदों में मंडल है कुछ। कितने मंडल है टोटल? मंडल है टोटल 10। और इस 10 मंडलों में एक मंडल ऐसा है जिसमें गोत्र मंडल, गोत्र के बारे में जिक्र है। गोत्र का मतलब यह है कि वंश वाइज, कि मान लो ये राजा था, इसका पुत्र हुआ, फिर इसका पुत्र हुआ, फिर उसके कई सारे पुत्र हो गए, तो वे अलग अलग जगह बस गए, ठीक, फिर उसके कई सारे हो गए, अलग अलग जगह बस गए। तो उनको किस माध्यम से पहचाना जाएगा कि ये इसी उसके है, इसी वंश के है? वो गोत्र के माध्यम से पहचाना जाएगा। और वो ऋग्वेद में जिक्र है। और ऋग्वेद के किसके? दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक जिक्र है गोत्र का। दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक। कितने मंडल है ऋग्वेद में? टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है, 10 मंडल। पुरुष सूक्त के बारे में बात करूं, पुरुष सूक्त, जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद एक पुरुष सूक्त है, पुरुषों के बारे में बताया गया है पुरुष सूक्त। सूक्त का मतलब होता है सुक्तियां, सुक्तियों के माध्यम से, जैसे एक प्रकार से दोहे होते हैं, इसी प्रकार से होती है सुक्तियां, ठीक, उनके बारे में जिक्र है 9वें मंडल में, ठीक, 9वें मंडल में, 9वें नहीं 10वें मंडल में है ये, 10वें मंडल में, ठीक है, 10 मंडल है टोटल। आगे देखेंगे अगला सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है बताओ? इसका जवाब तुम लोग दे सकते हो, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? दीपक दांगी, दीपिका तोमर, गौरव कुमार, आयुषी यादव, नूब मास्टर 69, आयुषी यादव, आकृति चौहान, आशीष तोमर बरवाला, आप सभी को गुड इवनिंग। अच्छा हाँ, एक चीज़ सुनो ध्यान से, आप लोगों को एक लिंक सेंड किया। ये लिंक सेंड इसलिए किया गया है, ये वैसे तो व्हाट्सअप का है, टेलीग्राम का भी बना देंगे। व्हाट्सअप का लिंक आपको इसलिए सेंड किया क्योंकि एक तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और अभी कुछ बच्चों के उनमें कुछ किसी प्रकार के डाउट होंगे, कोई सवाल नहीं निकाल पा रहा होगा या कोई स्ट्रेटजी में भी फंसा होगा कि सर क्या पढूं, कैसे पढूं। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे चैट के माध्यम से ले सकते हो जानकारी। इसलिए हमने ये ग्रुप बनाया। क्लास के बाद आपकी जो भी चीज़ आ गई आप बिल्कुल मैसेज करके छोड़ देना, आपके सारे डाउट दूर होंगे। सिर्फ डाउट के लिए है, आपकी पर्सनल चैट के लिए बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जो चैट करेगा उसको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा मैं। ये सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए है, जो वास्तव में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो वास्तव में हमसे जुड़ के कोई भी किसी प्रकार के अपने डाउट दूर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ज्वाइन हो सकता है ग्रुप। और जो नहीं, उनको लगता है कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बिल्कुल ज्वाइन ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो अभी बताया मैंने आपको, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 10 मंडल, ठीक है जी, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। आगे आओ, अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? देखो, शुरुआत में जब वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड के बाद उत्तर वैदिक पीरियड आया, तो उत्तर वैदिक पीरियड में वर्ण बटे, क्या बटे? वर्ण, ठीक है। कितने वर्ण थे? शुरुआत में 3 वर्ण थे, बाद में 4 वर्ण होते हैं। 3 वर्ण कौन कौन से थे? पहला वर्ण था ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है जी। फिर थे क्षत्रिय, अक्षत्रिय, फिर थे वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारी होता है, वैश्य वर्ण, ठीक। लास्ट में फिर एक और जोड़ा गया, तो 4 वर्ण हो गए, ये हो गए शूद्र। और पहले ये जो है काम के आधार पर थे, काम के आधार पर। ब्राह्मण कहा जाता था जो वेदों को पढ़ता है, पढ़ाता है, अध्ययन कराता है, ज्ञान देता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो ब्राह्मण वर्ण में था। अक्षत्रिय वर्ण का मेन जो काम था वो था रक्षा करना, देश की रक्षा करना। इसलिए राजा भी जो है अक्षत्रिय ज्यादा बने,
और जाति के भी बने हैं लेकिन क्षत्रिय ज्यादा बने क्योंकि प्रजा की जो है रक्षा करना था। वैश्य काम ये होते थे, व्यापारी, अर्थव्यवस्था को संभालना होता था। लेकिन इन सभी की सेवा, सेवा का मतलब यह है जैसे जो छोटे मोटे काम होने हैं, साफ सफाई होनी है या दूसरे अन्य काम जो होने हैं राज्य में, उसे शूद्र करते थे। सम्मान सभी को मिलता था ऋग्वैदिक काल में, सभी को, ऐसा नहीं था कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं था इसमें, सभी इक्वल थे क्योंकि काम तो सबका इक्वल ही होता है। जिसको जो काम मिला है अगर वो डेडिकेशन से कर रहा है, काम इक्वल है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी और कर्म के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर ये वर्ण चलने लग गए। जैसे ब्राह्मण ये चाहता था कि जो मेरा पुत्र है वो शूद्र वाला काम ना करे, वो जो है ब्राह्मण का ही काम करता रहे क्योंकि उसमें जीवन जो है सम्मान भी ज्यादा है, जीवन भी आसान है। तो फिर ये जन्म के आधार पर हो गया बाद में जाकर के, ठीक। तो ब्राह्मणों ने कुछ ग्रंथ भी लिखे क्योंकि इनका काम क्या था, अध्ययन करना, अध्यापन करना, वेदों को पढ़ना पढ़ाना, ये काम था। तो जानकारी किस माध्यम से देते, ग्रंथों के माध्यम से। तो कुछ ग्रंथ लिखे, इसमें से कुछ ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है, तो इसका सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। शतपथ, ध्यान रहेगी, सत का मतलब 100 होता है, पथ का मतलब रास्ते, है ना। 100 रास्ते क्रिएट कर दिए सबसे प्राचीन, ठीक। ऐसे याद करने का तरीका है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन हो गया। बोलो क्लियर है बात। आगे देखेंगे अगला सवाल, प्राचीनतम व्याकरण अष्ट अध्यायी के रचनाकार कौन है। ध्यान दो क्या शब्द लिखा है, व्याकरण लिखा है। व्याकरण, व्याकरण जानते हो, ग्रामर, ठीक। ग्रामर, जो वेद होते थे ना, वेद, वो भी ऐसे नहीं पढ़े गए, उसके लिए भी वेदांग बनाने पड़े। वेदांग, और कितने वेदांग, 6 वेदांग, जैसे छंद, रस, है ना, ये सभी जो है वेदांग में आते हैं। 6 वेदांग, कल्प, काव्य, ये सभी 6 वेदांग। इसी प्रकार आप कोई भी चीज पढ़ते हो, जैसे अगर आपको इंग्लिश भाषा को समझना है तो पहले इंग्लिश भाषा का व्याकरण, इंग्लिश भाषा की ग्रामर समझनी पड़ेगी कि प्रेजेंट टेंस क्या, पास्ट टेंस क्या। इसी प्रकार अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी की व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, तभी तो समझ आएगा ना। दूसरी भाषा पढ़ोगे आप, उसकी व्याकरण पढ़ोगे। तो व्याकरण अष्ट अध्यायी, 8 अध्याय, अष्ट अध्याय के रचनाकार। आपकी एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप सभी ने देख ली होगी, उसमें मैंने सारी पुस्तकें लिखवा रखी है, जितने भी प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास में पुस्तकें हुई है, वे सभी पुस्तकें एक ही वीडियो में है सारी। यहां से सवाल जरूर बनता है, उस वीडियो को देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। अष्टाध्याय के जो रचनाकार थे वो थे जी पाणिनि। पाणिनि ने लिखी थी व्याकरण। पाणिनि व्याकरण के लिए जाने गए। पतंजलि योग के लिए जाने गए। योग का जन्म पतंजलि के द्वारा ही दिया गया। पतंजलि कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये एक ऋषि थे, उनका नाम है। कपिल ने जो है एक शास्त्र था, नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि ने लिखा है, एक शास्त्र था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो लिखा है कपिल ने, ठीक है। अगला सवाल देखो, प्राचीनतम पुराण है। मैंने आपको बताया पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है। उनमें से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। क्या मत्स्य पुराण, क्या भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। देखो हर पुराणों में एक एक संदर्भ बना करके, एक एक सब्जेक्ट बना करके उसके बारे में डिटेल में बताया। जैसे मत्स्य पुराण में कहा गया जो विष्णु के पहले अवतार थे, विष्णु के पहले अवतार, वो पहले अवतार मत्स्य यानी कि मछली के रूप के थे, मछली के रूप के। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म कहेंगे, हिंदू तो बाद में शब्द जुड़ा है, इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें हिंदू शब्द बाद में दिया गया है। सनातन धर्म के हिसाब से बताया गया कि जो मछली है वो भी विष्णु का अवतार रहे हैं, ठीक। इसलिए मछली को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे। तो सबसे पहला अवतार मत्स्य पुराण, जो अभी अयोध्या में श्री राम की जो मूर्ति बनाई गई है, उस मूर्ति में भी जो शुरुआत में ही हनुमान जी के ऊपर जो है उसमें भी मत्स्य यानी कि विष्णु के पहले अवतार की मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है। अपनी संस्कृति से को जानना चाहिए, जुड़ना चाहिए। भागवत पुराण, विष्णु पुराण में विष्णु के बारे में बताया गया कि कब कब वो अवतार लेंगे। इसी में ही इनका कृष्ण अवतार का जिक्र है, उनका राम अवतार का जिक्र है विष्णु पुराण में। समझ आ गई बात। तो इन सभी पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। इनमें वंशों के बारे में बताया गया, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन पुराणों में ही जिक्र है। वहीं से पता चलता है कि हाँ ये राजा भी रहे हैं और इनका भी इतिहास रहा है, वहीं से हमें ये जानकारी मिलती है। अगला सवाल देखो, 7वां सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है, सूची 1 में दिया है जी ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम। कहने का मतलब यह है, ये है नदियां, ध्यान से देखो, ये है नदियां, ठीक। इन नदियों के ये तो है पुराने नाम, और आज के टाइम पे इन नदियों को हम किस नाम से जानते हैं। देखो पुराने जमाने में सिंधु नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती थी, क्योंकि सिंधु नदी की क्या है, 5 सहायक नदियां है,
आप देखोगे ये हमारा उत्तर भारत है। यहाँ से मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी, काराकोरम लद्दाख जास्कर वाली रेंज के बीच से, लद्दाख जास्कर वाली रेंज के बीच से होकर के जाती है, पाकिस्तान में एंटर करती है। उस टाइम तो ये सारा भारत ही था, पाकिस्तान नहीं था। तो ये सिंधु नदी बड़ी नदी होगी, फिर इसकी सहायक नदियां हैं बहुत सारी, सतलज, रावी, व्यास, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। तो अधिकतर लोग इन्हीं नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे ही बसती है जनता। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या क्यों है ज्यादा? क्योंकि नदियां है ज्यादा, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में बसे, हड़प्पा सभ्यता सारे इस क्षेत्र में रही। तो जो आर्य लोग थे वो भी इन नदियों को किसी दूसरे नाम से जानते थे। वे पुराने नाम और नए नाम यहाँ लिखे हुए हैं, सुमेलित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में बनता है, ध्यान देंगे। परुष्णी, पुरुषणी लिख रखा है, परुष्णी। परुष्णी नदी जानी जाती थी आज के टाइम पे रावी नदी। रावी नदी को हम परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं, याद करो इसको यहां से। रावी नदी को हम परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री, सतुद्री नदी आज के टाइम पे सतलज नदी है। सतलज नदी को पहले सतुद्री नदी के नाम से जानते थे। अस्किनी, अस्किनी, अस्कनी को हम लोग चिनाव नदी के नाम से जानते थे, चिनाव, ठीक है जी, चिनाव। विपासा, विपासा नहीं है ये, विपासा है, विपासा। व्यास नदी, व्यास, व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी। तो बताओ, मैच करो। देखो ए का फर्स्ट सतुद्री सतलज, बी का 2, ए का फर्स्ट बी का 2, ये 2 ऑप्शन कट गए, ये 2 बच गए। सी को देखो, अस्कनी चिनाव, सी का हो गया थर्ड, ठीक है, सी का थर्ड। एक और लिख देता हूं मैं, वितस्ता। वितस्ता झेलम नदी का नाम था, वितस्ता, झेलम, ठीक है, झेलम, ध्यान रखेंगे सभी। एक और अफगानिस्तान में एक नदी है, काबुल, जानते हो आप काबुल? अब तो काबुल बन गया राजधानी। कुंभा के नाम से जानते थे, ये जगह, नदी नहीं, ये जगह है, ये कुंभा, पहले कुंभा के नाम से जानते थे इसको, अफगानिस्तान में काबुल। याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, वैसे याद हो जाएंगे, देखो ध्यान से देखोगे। रावी और रू है ना, सतु और सत, अस्कनी और चिनाव, विपासा और व्यास, वितस्ता और झेलम, लगभग लगभग सेम ही नाम है इनके। लिंक करोगे याद होगा। अगले सवाल पे आओ। पहले इस मैप का देखो, क्योंकि वैदिक पीरियड हो चुका है खत्म। अब 16 महाजनपद, इनको समझो पहले। अब चल गया है जनपद वाला पीरियड। वैदिकों के बाद सबसे पहले हर्यंक वंश की स्थापना होती है, और सबसे बड़ा जो राज्य था वो था मगध साम्राज्य। मगध, ये मगध बिहार वाला क्षेत्र पड़ता है। पाटलिपुत्र, राजगढ़ है, ये सभी एक जगह है बिहार वाली साइड में ही। पाटलिपुत्र आज की पटना है, ठीक है ना। तो 16 महाजनपद थे। अब ये जनपद कौन कौन से कहाँ है, इस मैप को एक बार समझ लो, यहां से थोड़ा सा आपको क्लियर होगा चीजें। देखो ये है मगध, यही सबसे बड़ा साम्राज्य था उस टाइम पे, मगध, ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है वंश की, ठीक। इसके साथ साथ और अन्य महाजनपद, महाजनपद का मतलब जिससे जैसे आज बड़े राज्य है, बड़े बड़े राज्य हो जाते हैं, इस प्रकार महाजनपद थे। तो मगध, ये देखो यहाँ, ये है वज्जी, ये है मल, ठीक है, ये मल है, ये कौशल है, कौशल, कौशल, ये वत्स है यहाँ, वत्स, ये सूरसेन है इधर, सूरसेन, उत्तर प्रदेश वाली साइड में ये सूरसेन, ठीक है, उसमें दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है उसमें। अच्छा, इधर देखो गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अवंती यहां पड़ता था, अवंती, महाराष्ट्र के ऊपर अवंती वाला क्षेत्र ये था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा जी, तो आपको मैप समझ में आया होगा कौन कौन सी। कुरु यहाँ है, कुरु, कुरु यहाँ पड़ता है, ठीक है, इनको देख लेना है एक बार। चलो आगे देखो। अब देखो सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं महाजनपद, सूची 2 में दे रखी है राजधानी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यहां से सवाल बनते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी क्या रही है। चलो देखते हैं कितने को पता है राजधानी। गंधार, सूरसेन, वत्स और कौशल, वत्स और कौशल। देखो ध्यान से, गंधार की राजधानी रही है तक्षशिला, अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, ठीक। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो ए का 4 मैच करो, ए का 4 इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 ऑप्शन में है, तो अगले वाले उस पे जाएंगे।
सूरसेन, ध्यान रखेंगे सूरसेन की जो राजधानी रही है वो रही है मथुरा। बी का वन, बी का वन, तो बी का वन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन आ गए अब, ठीक। अब सी और डी पे चलो, देखो वत्स, वत्स की राजधानी रही है कौशाम्बी, सी का हो गया जी 2, वत्स की कौशाम्बी, और कौशल की हो जाती है श्रावस्ती, डी का हो गया 3rd। कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। यहां आपको 4 महाजनपद की राजधानी याद हो गई, 16 महाजनपद है और 16 के 16 आपको याद करने, जिसमें से आधे से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, तो लगभग 8 या 9, 8 है, 8 उत्तर प्रदेश में है, तो 8 के वे याद करने हैं और बाकी 8 भी याद करने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। थ्योरी क्लास में आपको मैं सारी राजधानी लिखवा दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के बीच संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? जो आज का पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र बोलते थे, और कहाँ है ये? गंगा और सोन नदियों के बीच में पड़ता है, गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थापना की है। किसने की है? क्या ये अजातशत्रु ने की है, क्या ये उदयन ने की है, क्या ये अशोक ने की है, क्या ये घनानंद ने की है? तो ध्यान रखेंगे, जो पाटलिपुत्र की स्थापना की है, पाटलिपुत्र की स्थापना की है जी उदयन ने, उदयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। समझ में आ रहा है सभी को? चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। इतिहास विषय है और इतिहास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखो अगला सवाल, 10वां सवाल, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? आप जानते हैं शिशुनाग वंश हर्यक वंश के बाद आया है। वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति, बात करते हैं बौद्ध संगति की, जो बौद्ध है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति होती है। कितनी संगति होती है? टोटल 4 संगति होती है, 4, ठीक है। इनको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया था, जिसने एप्लीकेशन में वीडियो देखी होगी। राम, वक्स, पाम और ककौ, जिसने क्लास देखी होगी वो आंसर कर सकता है। ये पहली बौद्ध संगति थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी। ये जगह का नाम का शॉर्टकट था, ये किस शासक के टाइम पे हुए उसका शॉर्टकट था, और ये कौन अध्यक्ष रहे उसका शॉर्टकट था। तो दूसरी पूछा है, द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन किया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सवाल बन गया, देखो दूसरी बौद्ध संगति को काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आयोजन काकवर्ण, हाँ शासक का नाम है ये काकवर्ण, शासक का। तो कौन शासक रहा? तो मैंने आपको बताया था, कोई दूसरी बौद्ध संगति, के से नाम बनता है। के से नाम किसका बन रहा? क्या इसका नाम के से बन रहा है? क्या इसका नाम के से बन रहा है? तो कालाशोक आंसर मिल जाता है, ठीक है। के से नाम बन रहा है कालाशोक। बोलो क्लियर है? आराम से याद होगा, राम, वक्स, पाम, ककौ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? कई बार पेपर में आया हुआ सवाल है। नंदवंश, नंदवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था महापद्म नंद, और घनानंद इस वंश के अंतिम शासक थे। घनानंद को हरा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और नए वंश की स्थापना हो जाती है मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? नंद वंश के संस्थापक हो गए महापद्म नंद, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो, अब अगला सवाल देखो, हाइडेस्पीस या वितस्ता, वितस्ता का नाम जानते हो आप क्या है? वितस्ता नदी का नाम है, पहले वितस्ता बोलते थे, वर्तमान में इसको झेलम नदी बोलते हैं। ये लिख भी रखा है, आधुनिक नाम झेलम का। युद्ध हुआ कब है? ये 326 बीसी में हुआ है। किस किस के बीच हुआ है 326 में? आप जानते हो सिकंदर आया था, सिकंदर, ठीक है। 326 बीसी में किस किस के बीच हुआ है? हिंट मैंने आपको दे दिया, सिकंदर और पोरस के बीच में होता है वितस्ता का युद्ध, या इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी बोलते हैं, और पेपर में सवाल बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम, किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में। समझ आ गई बात? अगला सवाल देखो, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक। अब देखो, दो उस टाइम पे प्राचीन इतिहास में 2 धर्म का उदय हुआ। एक तो हुए बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध को इसका जो है माना जाता है, गौतम बुद्ध संस्थापक, और इनके बचपन का नाम बताओ क्या था? और एक थे जी जैन धर्म, जैन धर्म। इनका जो असली संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन शुरुआत महावीर स्वामी जो है
तीर्थंकर थे 24वें। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ने शुरुआत कर दी थी जैन धर्म की, लेकिन असली स्थापना, जो असली प्रचार किया है वो महावीर स्वामी द्वारा किया गया है। वे अंतिम तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। सवाल बन सकता है पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे जी? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी ने एक नारा दिया था, कौन सा नारा? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इनमें यह कहा गया, देखो समानता लगभग लगभग सेम ही है, कुछ कुछ चीजों में थोड़ी सी अलग असमानता होती है। महावीर स्वामी का कहना यह था कि ये जो जीवन है, ये जो प्राणी है, हमें इनको जीने देना है, क्योंकि ये भी अपने अपने कर्म को भोगने के लिए आए हैं। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम जानवरों को मार नहीं सकते। इसलिए महावीर स्वामी ने यह कहा कि जो किसान लोग होते हैं, अनजाने अनजाने में उनसे भी हत्या हो जाती है जानवरों की, छोटे छोटे जानवरों की, जब वो फसल वगैरह उगाते हैं। ठीक। और इनको यह भी कहा गया कि जो हम सांस लेते हैं, उस सांस के माध्यम से भी छोटे छोटे बैक्टीरिया जो चले जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। तो सांस लेना भी पाप बताया महावीर स्वामी में। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया ये जो शरीर मिला है, जो जीवन मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म भोगने के लिए मिला है। कहीं ना कहीं हमने बुरे कर्म कर रखे, उनका फल हम भोग रहे। इस शरीर के बाद जो आत्मा निकलेगी वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। वो पुराणों में बताया कि बाद में निकल जाती है, उस आत्मा को फिर सजा मिलती है। ये सभी चीज उस समय पे बताई गई है प्राचीन इतिहास में। तो बहुत सारे शासक हैं जो बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हुए, बहुत सारे शासक हैं जो जैन धर्म से भी प्रभावित हुए। जैसे अशोक की अगर मैं बात करता हूं, तो अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक था, अशोक। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने फिर धर्म अपना लिया, अशोक ने। लेकिन इसके जो बब्बा जी थे, इसके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। ये नाम पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म ने अपने कुछ कुछ ग्रंथ लिखे उनके शिष्यों ने, जिसमें किसी ने गौतम बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उनका संकलन कर दिया। उनसे संबंधित अगर कहानियां हैं कि उनको क्या क्या सपने दिखे, वो जातक कथाओं में लिखी जाती है, जातक कथाएं। ठीक है। किस किस प्रकार के उनको सपने आए, क्या क्या दिखता था उनको सपने में, वो जातक कथाओं में है। और उपदेश का जो संकलन किया गया है वो त्रिपिटक में है। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब है धम्म, ऐसा बोलते हैं ना, धम, धर्म का मतलब धम ही होता है, धम सुत। ठीक। पिटक, तो ये किसका है? ये बौद्ध धर्म का है जी, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है ये। ठीक है। बौद्ध धर्म का। और अगर मैं भाषा की बात करूं, किस भाषा में लिखा गया होगा, तो बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है पाली भाषा, जबकि जैन धर्म से संबंधित भाषा है प्राकृत भाषा, प्राकृत। ध्यान रखेंगे सभी, बौद्ध धर्म से पाली, जैन धर्म से प्राकृत। बोलो क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन मंदिर, आप देखो बौद्ध धर्म का उस टाइम पे इतना क्रेज हुआ कि बौद्ध धर्म ना सिर्फ भारत में रहा, बल्कि चाइना में, म्यांमार में उसका असर आज भी देखा जाता है। आज भी वहां धर्म को, उस बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसी प्रकार जिन शासकों ने जैन धर्म, देखो आपको एक बात बता दूं मैं, राजनीति में जब जब शासक चेंज हुए हैं और वो शासक जिस भी धर्म से प्रभावित हो गया, उसके राज्य में वही धर्म चला है, उसी धर्म को मानने वाली प्रजा ज्यादा बड़ी है। ठीक है। उस शासक को, जैसे जिसमें जब चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म ज्वाइन किया तो जैन धर्म का विस्तार हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म का किया तो बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया। ठीक। जब मुगल लोग आए या मुस्लिम लोग आए, उन्होंने इस्लाम धर्म का विस्तार किया तो इस्लाम धर्म विस्तार हो गया। और फिर बाद में देखा हिंदू शासक, तो हिंदू धर्म का विस्तार हो गया। अभी जैसे आप देखते हो, अभी हमारे देश के जो शासक है उनके हिसाब से श्री राम का मंदिर बन रहा है ना, ये संस्कृति चल रही है। तो जब जब शासक बदला है, आगे आने वाले टाइम पे अगर कोई दूसरा शासक बन गया, मान लो कोई पारसी का शासक बन गया, तो पारसी धर्म के विस्तार करेगा। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने ईसाई धर्म का विस्तार किया, ईसाई के स्कूल चला दिए। और धर्म को फैलाया कैसे जाता है? अब किसी जवान को, किसी बड़े को बताओगे तो वो धर्म के बारे में इतना नहीं सुनेगा, वो बहस करने लग जाएगा, मेरा धर्म अच्छा, वो कहेगा नहीं मेरा धर्म अच्छा, क्योंकि बचपन से ही सीखा। किसको सिखाया जाएगा? बच्चों को। बच्चे ज्यादा बहस नहीं करते। और बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा? स्कूल के माध्यम से। इसलिए जब जब लोग आए, जब जब शासक आए, उन्होंने शिक्षा पे प्रहार करा, उन्होंने शिक्षा में धर्म की शिक्षा जोड़ी। मुस्लिमों ने मदरसे वगैरह बना दिए, ईसाई अंग्रेज लोग आए, उन्होंने ईसाई स्कूल बना दिए, ताकि वहां बच्चों को उस धर्म के बारे में बताया जाए। उनकी ड्रेस, उनका पहनावा, उनका बोलचाल, उनकी भाषा उसी प्रकार से बना दी ताकि उस धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो उस टाइम पर प्राचीन इतिहास में जैन और बौद्ध का प्रचार प्रसार था। बाद में जाकर के फिर आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य दोबारा से ब्राह्मणवाद वाला, यानी कि जो वैष्णव और शिव था, यानी कि हिंदू धर्म को दोबारा से लेकर के आए दक्षिण भारत से, आदि शंकराचार्य। ठीक। फिर धीरे धीरे
मुस्लिम लोग आए तो इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, इसी प्रकार की भाषा आ गई, अरबी, फारसी, उर्दू। आज भी देखने को मिलता है हमें ये। आज भी हमारी भाषा में हम ऐसे बहुत सारे शब्द यूज करते हैं जिसमें उर्दू शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता, लेकिन हम लोग जनरली भाषा में बोलेंगे ज़रूरत, मुझे ज़रूर चाहिए, जबकि हम ये नहीं कहते कि मुझे अवश्य ही चाहिए। तो आज भी उन भाषाओं का मिश्रण रूप है, ठीक। तो बदल जाती है चीज़ें, शासक के बदलने पर चीज़ें बदल जाती है। तो जैन धर्म दिलवाड़ा में हुआ, ये राजस्थान में पड़ता है। किसने करवाया? ये करवाया जी चालुक्य सोलंकियों ने। सी ऑप्शन सही रहेगा, सोलंकियों ने, चालुक्यों ने। बोलो क्लियर है क्या बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुलदीप भाई स्टडी पर ध्यान दे, पढ़ लो, कार्ड दे के ना बुलाए तुम, सांस लेना भी पाप है। हाँ हाँ, सांस लेना भी पाप है, ये बताया है महावीर स्वामी ने। बादल सैनी राम राम भाई। बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, तुम पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे। इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओ, तुम्हें पता था कि सांस लेना भी पाप है? चलो, जब मैं बीच में फ़ोन उठाया करूँ तब जवाब दिया करो बस, उसमें मैं देख लूँगा आप लोग क्या बोल रहे हो क्या नहीं। लेकिन जब मैं बोर्ड पर रहा करूँ तब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। दिलवाड़ा ने जैन मंदिर निर्माण किसने करवाया? चालुक्य व सोलंकियों ने। आगे देखो, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक का मतलब समझो पहले, क्या था ये आजीवक संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय, ध्यान दो, फोन में ध्यान जा रहा है तेरा भी। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय देखो, प्राचीन इतिहास में एक तो जैन धर्म था, एक बौद्ध धर्म था, इसके अलावा वैष्णव धर्म, इनका भी उत्पत्ति हो गई थी, वैष्णव धर्म। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म क्यों आए, क्या कहानी रही, वो कहानी डिटेल में कभी बात करेंगे। वैष्णव धर्म, शैव धर्म हुए, शैव धर्म, शैव धर्म, ठीक है, ये बहुत सारे धर्म हुए। इन धर्मों में किसी न किसी भगवान को माना गया, किसी न किसी पूजा पद्धति को माना गया, किसी न किसी सिस्टम को माना गया। लेकिन एक धर्म, कुछ लोग ऐसे भी होते हुए कहते थे हम तो मानते ही नहीं भगवान है, हम नहीं मानते भगवान है, ठीक, हमें मतलब नहीं है भगवान है नहीं है, हमें तो अपना जीवन जीना, हमें तो अपना एंजॉय करना है, ठीक है। वो कहते थे भगवान है ही नहीं। तो जो भगवान नहीं मानते थे, किसी भी शक्ति को नहीं मानते थे, उनको कहा गया है आजीवक। ये आजीवक, और उन्होंने अपना एक संप्रदाय बना दिया, आजीवक संप्रदाय। अजंता एलोरा में इनकी गुफाएं भी है, इनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी है, और इनकी भी है, ठीक है, इनकी भी गुफाएं है। तो कहा गया कि कौन थे इसके संस्थापक? तो ये थे मखल्ली गोसाल। मक्खी नहीं है ये, मखल्ली है, मखल्ली, ठीक है, मखल्ली गोसाल। तो ये संस्थापक रहे हैं आजीवक संप्रदाय के। क्लियर है जी बात? आजीवक संप्रदाय। अगला सवाल देखो, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? अंकुर सर ने आपको हिंदी में पढ़ाया होगा, भाषा और लिपि में क्या डिफरेंस होता है। किस भाषा में और किस लिपि में है? क्या संस्कृत देवनागरी, प्राकृत या अर्धमागधी, पाली या पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी? संस्कृत व ब्राह्मी, ये जो है संस्कृत भाषा की ही लिपि है ब्राह्मी भाषा, ये ब्राह्मण की थी, ब्राह्मण धर्म की, ठीक है ना। जो ब्राह्मण धर्म होता है उसमें इस भाषा का यूज किया गया है, वैदिक धर्म के। और ब्राह्मी, ये ब्राह्मी लिपि अशोक ने जो अपने स्तंभ लेख शिलालेख लिखवाए वो इस ब्राह्मी लिपि में लिखवाए। असल में संस्कृत को आसान बनाने के लिए ये लिपि बनी थी, ब्राह्मी लिपि। जैसे हमारी हिंदी भाषा है लेकिन लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, देवनागरी। बताओ जल्दी कमेंट करो। दीपक दांगी बोल रहे हैं, धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब आप थक जाओ तब धैर्य रखो, धैर्य, ठीक है। चलो आगे देखो, संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी। अच्छा, जैन साहित्य मैंने आपको क्या बताया? प्राकृत था जैन साहित्य, और लिपि कौन सी थी? अर्धमागधी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, जबकि पाली बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध धर्म। आगे देखो अगला सवाल, जैन धर्म, आप जानते हो जैन धर्म दो भागों में टूट गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो नग्न रहते थे, ठीक है। दो संप्रदायों में कब विभाजित हुआ जैन धर्म? श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो कब होता है? ये होता है जी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए ऑप्शन सही रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सवाल, कनिष्क भी इंपॉर्टेंट है, कुषाण वंश से संबंधित है, कुषाण वंश से। आगे देखो अगला सवाल, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कैसे पता चला कि यहां 16 महाजनपद थे? अब बताओ आगे की आवाज। चलो इस सवाल को फिर से देख लो, ठीक है, आ गई होगी। देखो, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? आपको मैंने बताया था पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, लेकिन सवाल क्या बन गया, सबसे ज्यादा उपदेश। तो सबसे ज्यादा उपदेश दिया है जी श्रावस्ती में। कहां दिए हैं? श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। किसकी राजधानी थी श्रावस्ती, बताओ? किस महाजनपद की राजधानी थी? 19-20। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अभी अभी मैंने थ्योरी बताई तुम्हें, किस शासक ने कौन सा धर्म अपनाया, ठीक। तो सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक। ये किताबें, एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है मैंने, सारी किताबें हैं उसमें, अगर वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ध्यान रखेंगे सभी। इनके भी बारे में बताया मैंने, घोष ने कौन सी, कालिदास, भास ने कौन सी लिख रखी है, वीडियो देखना वो अच्छे से। बात करते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ध्यान दो, जो श्रीनगर है ना, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वो मौर्य शासक के द्वारा स्थापित है। तो किस मौर्य शासक ने स्थापित की थी श्रीनगर की? तो स्थापित की थी जी अशोक ने, अशोक ने बनाई थी श्रीनगर, ठीक, अशोक। और अशोक के भाई का नाम क्या था? सुसीम, सुसीम अशोक के भाई का नाम था। पहले इसी को ही शासक बनाना था, लेकिन जब तक्षशिला में विद्रोह हुए और वो ये नहीं दबा पाया तो अशोक ने भी विद्रोह दबाए, फिर अशोक ने जो है शासन ले लिया था सुसीम की हत्या करके। आगे देखो, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है, किसकी लाइन है? हमारे देश में प्राचीन इतिहास में कुछ कुछ लेखक आए बाहर से, विदेशी लेखक उनको बोलते हैं। कोई चाइना से, जैसे हेनसांग, ठीक, जैसे फाइयान, ये चाइना से आए। जैसे अलबरूनी अफ्रीका से आया। ऐसे ही एक लेखक था जिसका नाम था मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका, ठीक है जी, इंडिका। उस इंडिका में मैगस्थनीज ने बताया कि जो भारतीय है वो लिखने की कला नहीं जानते, चित्र बनाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, स्तंभ लेख वगैरह पे चित्र बना दिए, लेकिन वो लिखने की कला नहीं जानते, कैसे लिखना है, किस सिस्टम से लिखना है। जैसे अगर आप ब्राह्मी लिपि पढ़ोगे, ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि कहाँ से किधर लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि ऐसा उल्टी लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जबकि हम जो लिपि लिखते हैं, देवनागरी या हिंदी लिपि लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं हम बाएं से दाएं की ओर, हम इस साइड में लिखते हैं। और एक लिपि है अरमाई की,
उसको एक बार ऐसे दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं वो ऐसे लिखते हैं, तो सिस्टम नहीं था। इसी को देख करके मेगास्थनीज ने बोला कि भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते। अगला सवाल देखो, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ये सवाल पेपर में बन चुका है, ठीक है। सीता नगोजी राम की पत्नी है सीता। मौर्य काल में सीता, मौर्य काल में सीता, ध्यान से देखेंगे। मौर्य काल में सीता, देखो सीता एक देवी का नाम है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आए या ऊसर भूमि, तो सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आए, राजकीय भूमि से प्राप्त आए, ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आए। अगला सवाल, कणव या काणव वंश का संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये संस्थापक, आपको ध्यान रखना है किस वंश का कौन संस्थापक हुआ है, किस वंश का कौन संस्थापक हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हर्यक वंश का, बिंबिसार, इस तरीके से सारे वंश आपको बता रखे हैं मैंने। तो कणव वंश का जो संस्थापक रहा है वो कौन रहा है जी, बताओ? वसुदेव, वसुदेव ने स्थापना की है कणव वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, तो सारे इंपॉर्टेंट है। सातवाहन और आंध्र सातवाहन के संस्थापक कौन है? तो ये थे सीमुख। कौन थे जी? सीमुख, ठीक है, सीमुख जो है। और सातवाहनों ने मुद्राएं जो चलाई थी, मुद्राएं कैसी मुद्राएं चलाई थी? शीशे की, शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने, शीशे की मुद्राएं, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, सातवाहनों के समय पे सवाल ही बन गया, मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सभी जवाब दे सकते हो। सातवाहन के समय पे जो मुद्राएं थी वो किसकी बनी थी? शीशे की बनी थी, शीशे की, ठीक है, शीशे की। आगे देखो, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं को दिनार बोलते थे, दिनार। तांबा द्वारा जो मुद्राएं थी उनको जीतल बोलते थे, जीतल, ठीक है, जीतल, गुप्तों के टाइम पीरियड पे। अब शक संवत की बात करते हैं, कुषाण वंश आ चुका है, ध्यान से देखो। शक संवत, ये भारत के सरकार ने अपना भी रखा है शक संवत। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत वाला ही कैलेंडर है। अभी तो हम पढ़ते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। देखो दो कैलेंडर है, एक तो होता है ग्रेगरियन, ग्रेगरियन, एक है हमारा शक कैलेंडर। ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से तो अभी चल रही है 2024, लेकिन शक संवत के हिसाब से अगर देखो 8 4 12 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है, 2122 साल में है हम लोग शक संवत के हिसाब से। तो कब से माना जाता है ये? 78 ईस्वी से माना जाता है, 78 ईस्वी से। किसके द्वारा चालू हुआ है? ये चला था जी कनिष्क के द्वारा। कनिष्क ने जो है शक संवत को शुरुआत की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलिंग का नरेश था खारवेल, ठीक है, ये कलिंग वही है जिसके बाद, जिससे युद्ध करने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है कौन सा अभिलेख? अभिलेख जानते हो, ये लेख लिखे जाते थे। किस अभिलेख में बताया गया है कि खारवेल कलिंग का नरेश खारवेल रहा है? तो ये बताया गया हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, इंपॉर्टेंट सवाल है, हाथी गुम्फा। आगे देखो, अगला सवाल, चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा और सीसा। देखो सोने की भी मुद्राएं चली, चांदी की भी मुद्राएं चली, तांबे की भी चली और शीशे की भी चली। ये शीशे की मुद्राएं आंध्र सातवाहन जो है, सातवाहनों ने चलाई थी, सातवाहनों ने, ठीक है, सातवाहनों ने। क्लियर है बात? अच्छा, तांबे की जो है, तांबे की जो मुद्राएं थी उसको जीतल बोलते थे, जीतल। चांदी को रुपल बोलते थे, गुप्तों ने चलाई थी रुपल। और यही रुपल आज के टाइम पर रुपया बना, इसका भी इतिहास है रुपया। हमने रुपया ही मुद्रा क्यों अपना रखा है? रुपल। सोना, सोने की जो मुद्राएं थी उसको बोलते थे दिनार, पूछी जाती है पेपर में, याद रखना इनको। तो इनके मिश्रण से भी बना दी एक, इनके मिश्रण से जो बनाई है मुद्रा, वे सिक्के क्या कहलाते थे? वे सिक्के कहलाते थे कारसापण। क्या कहलाते थे? कारसापण। समझ गए? कारसापण। अगला सवाल देखो, गुप्त वंश, मैंने बताया था इन वंश के संस्थापक आपको याद रखने हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का, क्या घटोत्कच गुप्त या चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त? वैसे तो ये सभी गुप्त वंश के ही है। इसमें चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है चंद्रगुप्त को। इसको जो है
उपाधि भी मिली थी, लेकिन जो संस्थापक इसकी शुरुआत जो की थी वो श्रीगुप्त ने की थी। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक रहे कौन रहे हैं? श्रीगुप्त रहे हैं, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ये सारे अभिलेख आपको अगर ध्यान होगा, ये अभिलेख मैंने यूपी जीके की क्लास में भी कराए थे और यहां हिस्ट्री में भी सवाल बन गए, देखो ठीक है ना। तो अभिलेख, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किस किस के द्वारा, किस किस के समय पे ये लिखे गए, ध्यान देना। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख लिखे गए हैं उस टाइम जो शासक थे वो थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और लिखा किसने था? लिखा था हरिसेन ने, ध्यान रखना, हरिसेन ने लिखा था समुद्रगुप्त के टाइम पे। बिलसड़, ए का तो मिल गया जी 1, ए का 1, बी का देखो बिलसड़, बिलसड़, बी का बिलसड़ लिखा गया कुमार गुप्त, कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त के समय पे। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, सी का हो गया 3rd, और मंदसौर डी का हो गया जी 4, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके टाइम पे जो स्कंदगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, हूण और शक ये लोग भी आए थे, इन्होंने भी आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर? आगे देखो, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? बताओ, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? हूण को भी आक्रमण हुआ था भारत पे, और उसे जो रोकने वाले थे वो थे स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त थे, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाले स्कंदगुप्त। उन्होंने कहा अरे भाई घर पे जाओ अपने, हमारे यहाँ नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो गुप्त वंश जो है बहुत बड़ा वंश हुआ, मौर्य वंश की तरह ही गुप्त वंश हुआ। इसके समय पे जो है इसको स्वर्ण काल का युग भी कहा गया, स्वर्ण काल, क्योंकि सोने की मुद्राएं चलाई इन्होंने, सोने की मुद्राएं, शुद्ध सोने की मुद्राएं चलाई असल में, शुद्ध सोने की। सोने की मुद्रा तो कनिष्क कुषाण वंश ने भी चलाई थी, कुषाण वंश के टाइम पे भी सोने की मुद्राएं चली थी, लेकिन शुद्ध सोने की जो मुद्राएं है वो गुप्त काल के पीरियड पे चली है, शुद्ध सोने की मुद्राएं, ठीक है जी, शुद्ध सोने की मुद्राएं। इसके अलावा कला का केंद्र, कला का केंद्र, कला का केंद्र रहा है मथुरा। गुप्तों का जो कला का केंद्र रहा है मथुरा, मथुरा की तरफ इनका ध्यान गया है, ठीक है, स्कंदगुप्त, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक, ध्यान दो, देखो सवाल में बना है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक था वो था हरिसेन, किस शासक के दरबार में आया था? अब इसका जवाब आप दे सकते हो, पिछले सवाल में दिया आपने जवाब। हरिसेन किसके शासक में आया भाई? समुद्रगुप्त के, ए ऑप्शन सही होगा, समुद्रगुप्त, उसी के टाइम पे तो बना था इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, 40 सवाल है, 40-45 सवाल है, ये 40-45 सवाल आपका प्राचीन इतिहास पूरा कंफर्म करा देंगे, ठीक है। आगे देखो, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा। और गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे वो इसलिए चलाए थे क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित कर दिया था। शक जो थे ना, शकों का आक्रमण होता है, शकों को पराजित कर दिया, और शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए गए, जिनका नाम दिया गया क्या? रूपक लिख रखा है, रूपल है ये, रूपल, ठीक है, रूपल। देखो जो कारसापण था, कारसापण ये 4 धातुओं का मिश्रण था, 4 धातुओं का, 4 धातुओं का मिश्रण था, और जो दिनार थे वो स्वर्ण धातु का मिश्रण था, स्वर्ण का। अगले सवाल पे आओ, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? आप जानते हो मैथ्स में दशमलव वाले सवाल बड़े कंफ्यूज कर दे तुम्हें, दशमलव वाले सवाल, ये दशमलव कहां से आया, ये जो टाइम पीरियड था, किस युग में दशमलव प्रणाली चली? मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ये लंबाई मापने के, कि मान लो जैसे 5 फुट है लेकिन अगर थोड़ी सी बढ़ गई तो उसको हम 6 गिने या कैसे गिने? अब मान लो किसी ने बताया कि भाई 6 फुट का अभिलेख बना दो, 6 फुट का, लेकिन वो 6 फुट का ना होकर के वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इस ज़्यादा वाली चीज़ को क्या गिने? क्या इसको 7 गिने, क्या गिने? तो तब ये दशमलव प्रणाली का विस्तार हुआ था कि ये छोटी सी चीज भी कुछ ना कुछ वैल्यू ले बैठी है, इसको दशमलव प्रणाली को लेकर के चलो, तो आविष्कार का श्रेय जाता है किसको? गुप्त युग को। गुप्त के टाइम पे दशमलव प्रणाली का विस्तार होता है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में दिखाया है? बताओ, वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल,
अब फिर से आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ध्यान देंगे सभी। एक उसमें दे रखा है क्षेत्र भूमि, और एक दे रखा है कौन सी भूमि को क्या नाम दिया जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राचीन इतिहास में शासक के टाइम पीरियड पे किस भूमि को क्या नाम दिया जाता था। जैसे सीता, सीता थी राजस्व भूमि से जो प्राप्त आय है उसको सीता बोलते थे। ऐसे यहां देखो, जो वास्तु भूमि है, वास्तु भूमि वो थी कृषि योग्य भूमि। ध्यान देना सभी, कृषि योग्य भूमि को वास्तु भूमि के नाम से जानते थे प्राचीन इतिहास में, ठीक है, गुप्त टाइम पीरियड पे। अपरत भूमि, अपरत भूमि होती थी निवास करने योग्य भूमि, ठीक है, निवास करने योग्य भूमि। सी, ये गलत लिख रखा है, ये थी जंगली भूमि, अप्रच्छत है ये, ठीक है, जंगली भूमि। फिर खिल भूमि, खिल ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल में पूछी गई है। खिल भूमि ये है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। डी का हो गया जी 4, तो ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। खिल भूमि इंपॉर्टेंट है, सवाल में बन चुका है पेपर में। खिल भूमि कृषि के लिए जो भूमि थी अनुपयुक्त, उसको खिल भूमि बोलते थे। खिल, खिली हुई रहती थी वो, अनुपयुक्त है ना, यानी कि बंजर टाइप है वो, टाइप एक तरीके से खिली हुई भूमि है। आगे देखो, बंजर नहीं है, खिली हुई है। इंपॉर्टेंट सवाल, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है हर राजा के, क्योंकि इनके जब भी दूसरे राजा से हारा तो दूसरे का वंश शुरू हुआ, और जैसे ही वंश शुरू हुआ उसकी नई संस्कृति आया, नया धर्म आया, नया सिस्टम आया, दूसरे को उसने खत्म कर दिया। तो इसी प्रकार से भारत का स्वरूप बदलता रहा। तो जब जब स्वरूप बदला तब तब इतिहास इंपॉर्टेंट हो गया। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, ये किया था जी नरसिंह वर्मन। वर्मन वंश था, वर्मन वंश, वर्मन वंश के शासक हुए नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। बहुत बढ़िया गौरव पवार, सही है भाई। रीमा सरोज, सवाल अरे समझ में आ रही है ना क्लास, आप लोगों को याद हो रहे हैं ना सारी चीजें। चलो अगला सवाल, चालुक्य शासक, अच्छा सवाल में ही जवाब है एक तो, जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश का सवाल बन सकता है। पुलकेशिन कौन सा राजा है जो चालुक्य वंश का है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो है वर्धन का था, वर्धन वंश का, और इंपॉर्टेंट है ये हर्षवर्धन भी, हर्षवर्धन को परास्त किया था। ये हर्षवर्धन हार गया था। क्यों है हर्षवर्धन, क्योंकि ये अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा के लेकर आया था कन्नौज में। थानेश्वर से जो हरियाणा में पड़ता है वहां से हटा करके कन्नौज में लेके आया। और कन्नौज इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि कन्नौज ही था जो बाद में जाकर के मोहम्मद गोरी ने जो है यहाँ लूटपाट की थी 12वें आक्रमण में। उसके बाद जो है मुसलमानों का शासन हो जाता है, तो कन्नौज जरूरी है, इसलिए हर्षवर्धन जरूरी है। ठीक, तो कहां लड़ा था ये युद्ध, ये लड़ा था जी नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे पे। जियोग्राफी में बताया मैंने तुम्हें, नर्मदा नदी कहां पड़ती है, भ्रंश घाटी से होने वाली नदी है ये, जो अरब सागर में गिरती है। ध्यान देंगे अगला सवाल, हेन सांग चीनी यात्री था। हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, सूती कपड़ों का उत्पादन होता था, सूती कपड़ों का उत्पादन, ठीक है, कौन सा था वो नगर, ये नगर था मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, ठीक है, जो गुप्तों का केंद्र भी रही है, कला का केंद्र। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो, किसका कथन है, क्या कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। देखो कुछ बात इसमें सही है और कुछ बात गलत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। कैसे, ये बात तो बिल्कुल सही है, भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, ठीक, यहां तक तो पूरा बात परफेक्ट है, आज भी यही चीज है ना। परंतु ईमानदार होते हैं, उस समय पे ईमानदार थे, आज के टाइम पे तो ईमानदार कम, धोखेबाज ज्यादा हो गए हैं, ठीक। अच्छा, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, उस समय स्वच्छता प्रेमी थे, लेकिन आज के टाइम पे आप कुरकुरे खाओगे पन्नी कहीं भी फेंक दोगे, है ना। स्वच्छता के नाम पे तो बोलेंगे अरे अपने आप कर लेगा, गंदगी फैलाने में जो है माहिर है। तो अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ जाओ। किसका कथन था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, ईमानदारी पे आ जाओ और स्वच्छता प्रेमी बन जाओ। किसने कहा था, ये कहा था जी हेन सांग ने, हेन सांग,
ठीक है, जो चाइना के यात्री थे। अगला सवाल देखो, नाट्य शास्त्र, फिर से किताब आ गई है, किताब की वीडियो भी बना रखी है मैंने, तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, देख लेना, उससे याद हो जाएगी। नाट्य शास्त्र रचना किसकी है? नाट्य शास्त्र रचना है जी भरत मुनि की, भरत मुनि। आगे देखो, आधुनिक देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। सबसे प्राचीनतम रूप क्या है इसका? कहां से आई देवनागरी देवनागरी लिपि? तो संस्कृत का रूप बदला पहले किसमें? ब्राह्मी में, फिर ब्राह्मी का ही रूप बदला, आज की आधुनिक बन गई देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इस ब्राह्मी लिपि में अशोक ने अपने जो लेख है, शिलालेख, स्तंभलेख, ये सभी लिखवा रखे हैं। आगे बढ़ो, 45वां सवाल है, ताम्रासम यानी कि ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक एज, जिसमें तांबे का प्रयोग किया जाता था। महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? पहले क्या होता था, पहले कब्रिस्तान नहीं होते थे, अगर कोई मर जाता था तो अपने घर में ही दबा लेते थे उनको। ठीक है, तो किस तरह दबाते थे? उनका पैर और सिर किस तरह होता था? उत्तर से दक्षिण की ओर, सिर होता था उत्तर की ओर और पैर होते थे दक्षिण की ओर। अगले सवाल पे आओ भाई, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं, अभी तो बताया था मैंने तुम्हें, दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि। दाएं से बाएं ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक। देखो, जिसने किताब वाली वो वीडियो देखी होगी वो जवाब दे सकता है बिल्कुल। स्वप्नवास दत्ता, कालिदास के बताए थे, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम, ये कालिदास ने लिखी है। स्वप्नवास दत्ता के जो लेखक है वो है भास, भास। ठीक है जी, तो ये है आपकी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। आज की क्लास आपकी खत्म हो चुकी है और प्राचीन इतिहास का सारा प्रैक्टिस सेट, पूरा प्राचीन इतिहास हो गया है आपका खत्म। कल से प्रैक्टिस सेट आएंगे आपका मध्यकालीन इतिहास का, और 1 फरवरी से रिवीजन होगा थ्योरी क्लास के माध्यम से, ध्यान रखना हर विषय का। ठीक है जी, जो आपको स्ट्रेटेजी बताई उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहो, सब कुछ क्लियर होगा। करंट अफेयर की क्लास आपकी एप्लीकेशन पर चलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। होगी।